हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो जियोलाइट्स के ऊपर बेस्ड है। जियोलाइट्स और नैनो मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद आपकी जो 5th यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री ये ख़त्म हो जाएगी। और आपके जो कंप्लीट जो यूनिट के कुछ एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं आपको देखिए, अगर बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से आप कंसेप्चुअल एनसीईआरटी और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं जितने आप पढ़ सकते हैं उतने पढ़ें। एनसीईआरटी के और कंसेप्चुअल जरूर पढ़ने हैं सभी को, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चंस कुछ एक आपको दूंगी, वो आपको सॉल्व भी करने हैं अपने नोटबुक के अंदर और साथ में लर्न भी करने हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है जियोलाइट। जियोलाइट आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, वैसे तो सभी इस टर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करवा देते हैं। जियोलाइट क्या होते हैं? दीज आर सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। क्या होते हैं ये? सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्यूमिना सिलिकेट्स। एल्यूमिना सिलिकेट्स होते हैं, यानी एल्यूमिनियम और सिलिकेट जो हैं इनसे मिलके बने हुए होते हैं, तो एल्यूमिना सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। ये हाइड्रेटेड भी हो सकते हैं और अनहाइड्रेटेड भी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रेटेड भी और अनहाइड्रेटेड भी। इनका जो पोर साइज होता है, पोर साइज जो है ये होता है 240 से 760 पिकोमीटर। 240 से 760 पिकोमीटर जो है इनका पोर साइज रहता है। यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस साइज से कम होता है तो वो इसके अंदर फिट हो सकता है, वहां पे ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा। अगर इनकमिंग मॉलिक्यूल का जो साइज है वो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा रेंज के अंदर है, तो वहां पर ये एज ए कैटलिस्ट काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या बोला जाता है इन्हें? सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अब ये किस तरीके के होते हैं? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, हनी कॉम्ब लाइक, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो भी कैसी होती है? 3 डायमेंशन। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसके अंदर देखना कभी ध्यान से, बहुत सारे पोर बने हुए होते हैं और उनका जो साइज होता है वो लगभग फिक्स सा होता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कह रहा है कि सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी इनकी, और ये 3 डायमेंशनल रहेंगे। आप जब देखेंगे तो इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब देखिए, जो जियोलाइट्स होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है? ZSM5 नाम का एक जियोलाइट है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इसका यूज देखिए, ZSM5 जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। ओके, जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ZSM5 का यूज किया जाता है, डिहाइड्रेटेड। ओके, किस तरीके से होता है ये देखिए, जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है उसके अंदर भी जियोलाइट्स का यूज किया जाता है। अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन के अंदर भी कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें पर्टिकुलर जो पोरोसिटी है वो यूज की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। जब इसे गर्म किया जाता है जियोलाइट को, तो उस टाइम के ऊपर जो हाइड्रेटेड जो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं, और अगर सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं? वो होल छोड़ जाते हैं, और जिस वजह से इनकी जो एक स्पेशल काइंड ऑफ हनीकॉम्ब शेप होती है वो बन जाती है। और यहाँ पे इसी वजह से डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं अल्कोहल के वो जाके उसके अंदर सेट हो जाते हैं और ये कैटलिस्ट का काम शुरू कर देता है और उसे किस में कन्वर्ट करवा देता है? हाइड्रोकार्बन के अंदर। इसके अलावा पेट्रोलियम जो होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। और जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है जियोलाइट की, कौन सी हाइड्रेटेड फॉर्म जो होती है उसे जो आयनिक रेजिन्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट जियोलाइट है, इसको आप याद कर लें अच्छे से। और इसके अलावा इसी में हम नेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं वो है नैनो मटेरियल।
नैनो मटेरियल जो है ये अपने आप में एक स्पेशल तरीके की केमिकल्स होते हैं। नैनो मटेरियल नाम से ही देखो पता चल रहा है कि नैनो स्केल के ऊपर हम बात करेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेवल के ऊपर जाके। नैनो मटेरियल होता क्या है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो वन डायमेंशन है, जो वन डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 100 नैनोमीटर। देखिए नैनो मटेरियल जो है ये अपने आप में एक स्पेशल काइंड ऑफ, जो केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच है नैनो मटेरियल। इसके ऊपर नाउ ए डे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, और जितने भी प्रोजेक्ट अब किसी भी फील्ड में, चाहे मेडिकल फील्ड के अंदर हो चाहे टेक्निकल फील्ड के अंदर हो, नैनो मटेरियल का जो यूज़ है वो करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। तो देखिए जो नैनो मटेरियल होता है ये क्या होता है, आप नैनोमीटर से ही कंसिडर कर लें। 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। कितना होता है 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो आप सोचे 10⁻⁻⁹ मीटर कितना स्केल होता है, क्या हम उसे नेक टाई से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल के ऊपर जाके नैनो मटेरियल बनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स भी अपने यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है। जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनके लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक्स हैं। और अगर अच्छे से देखना चाहें तो नैनो मटेरियल में देखिए क्या होता है, ये इसका जो वन डायमेंशन होता है वो लेस देन, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। यानी वन डायमेंशनल चीज़ के बारे में भी अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली लेस देन 100 नैनोमीटर होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा जो पार्टिकल है इसका कितना छोटा होता है कि हम वन डायमेंशन को तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। अब देखिए, और अगर और अच्छे से देखो तो इसका डायमेंशन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो हम अब तो कंसिडर ही नहीं कर पा रहे कि वन डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर हो रहा है, तो आप अपने एक ह्यूमन हेयर जो होता है वो लें और उसके 1000 पार्ट करें। 1000 पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट होगा वो 1 नैनोमीटर जो है, इसका जो वन डायमेंशन है उसके इक्वल आएगा। तो आप समझ सकते हो कि एक ह्यूमन हेयर कितना ज़्यादा बारीक होता है, उसके भी 1000 पार्ट करने हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ऐसे 1000 पार्ट्स करना। तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं बस इस चीज़ को। तो ये होता है नैनो मटेरियल। जितने भी आजकल फील्ड है उन सब में इसका यूज़ किया जा रहा है। इस टाइप्स में देखिए इसके जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट देखिए 0 डायमेंशनल। अब देखिए नैनोमीटर इतना ज़्यादा स्मॉल है नैनो मटेरियल, उसमें भी 0 डायमेंशन है। तो इसके अंदर आती हैं नैनो डॉट्स, नैनो डॉट्स। और ये क्या होती हैं, इस तरीके की। देखिए यहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ तो वो आपको ऑब्जर्व हो रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन नैनो स्केल के ऊपर जाके जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें नेक्ड आई से कभी भी दिखाई नहीं देगी, दिखाई ही नहीं देती है, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये नैनो डॉट्स का काम करती है ना। तो इस तरीके की जो डॉट्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, 0 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल। दूसरा देखिए 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। ये क्या होते हैं, सिर्फ 1 डायमेंशन के अंदर रहेंगे, और इसका जो 1 डायमेंशन है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। तो इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है नैनो फाइबर्स, नैनो फाइबर्स, और क्या आते हैं नैनो ट्यूब्स। ठीक है, ये किसके अंदर आती है, 1 डायमेंशन के अंदर। थर्ड क्या है इसमें, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन जो है इसमें 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन आपको पता है क्या होता है। तो जो 2 डायमेंशन चीज है उसके अंदर आती है शीट्स, नैनो शीट्स। ठीक है, नैनो शीट्स जो है वो 2 डायमेंशन के अंदर आती है। जैसे आपका जो पेपर है उसे अगर आप देखेंगे तो वो 2 डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, फोर्थ नंबर के ऊपर है 3 डायमेंशन। जो नैनो मटेरियल है वो इतने टाइप का होता है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन जो है इसके अंदर पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, यानी नैनो शीट्स हो गई और नैनो फाइबर्स हो गए, नैनो डॉट्स हो गई। जो 3 डायमेंशन है इसके अंदर पूरे जो मटेरियल होता है 3 डायमेंशन के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, और उसको 3 डायमेंशन के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये क्लासिफिकेशन था नैनो मटेरियल का। इसके अलावा जो नैनो मटेरियल होती है इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि नैनो मटेरियल का आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। तो देखिए इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा रफ होता है,
रफ सरफेस होने की वजह से क्या है कि एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है इसकी, तो वहाँ पे नैनो मटेरियल का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया रफ है और नैनो स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उनके पास जो एब्जॉर्प्शन पावर है या दूसरी जो पावर है सरफेस के रिगार्डिंग होती हैं वो बढ़ जाएंगी। तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें काफ़ी इन्हेंस कंडीशंस के अंदर मिलती है जो इनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती है। क्या क्या बताया मैंने? सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इनका, सरफेस जो है वो रफ भी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सारी इन्हेंस फॉर्म के अंदर मिलती है जो इनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। जो और इसकी एप्लीकेशन क्या है? फ्यूचर जो कंप्यूटर चिप हैं उनके अंदर नैनो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जो ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं उनमें नैनो मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो नैनो मटेरियल है इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनाई गई हैं। जो मेडिकल फील्ड है उसमें मेडिसिन्स के लिए फार्मासिस्ट जो हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है अभी भी, और उस स्केल के ऊपर जाके अगर ये काम कर रहे हैं नैनो स्केल के ऊपर तो ये लगा लो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। फोल्डेबल जो स्क्रीन्स हैं है ना टीवी की, उसके अंदर जो एचडी के अंदर टीवी हैं उनमें जो मटेरियल होता है वो पूरा नैनो मटेरियल यूज़ किया हुआ है। बहुत सारी जो पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो नैनो मटेरियल को यूज़ कर रही हैं, तो इसके लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन प्रेजेंट है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक देखिए इसमें क्या है कि जो पार्टिकल इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, क्या उनकी हैंडलिंग इतनी ईजी है कि हम कोई भी जाके उन्हें हैंडल कर ले? तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि कोई भी इंसान जब तक उसे नैनो मटेरियल की कंप्लीट नॉलेज ना हो इसकी हैंडलिंग उसके बस की नहीं है। तो इसके लिए एक अलग टेक्निक की जो टेक्नीशियन होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे सीखना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसे हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, नैनो मटेरियल जो है मान लो प्रेजेंट है, हमने काम किया, कोई चीज़ बनानी थी बना लिया, जब वो चीज़ बच जाएगी, जितनी यूज़ में आई वो तो आ गई, जो बच गई उसके हमने डिस्पोज के बारे में तो सोचा ही नहीं कि इतने स्मॉल पार्टिकल्स को हम डिस्पोज कहाँ करेंगे, तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया डिस्पोज के बारे में। तो अगर ऐसे ही छोड़ दिया कहीं भी तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा फॉर द ह्यूमन हेल्थ, फॉर द एनिमल हेल्थ, फॉर द नेचर हैजार्ड। तो इन सब के लिए वो हार्मफुल है कि प्रॉपर जो इसका भाई कैसे डिस्पोज करें इस बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा नैनो स्केल पर अगर हम काम कर रहे हैं, अगर पार्टिकल मान लो यहाँ पे नैनो मटेरियल प्रेजेंट है तो मुझे पता थोड़ी चल रहा है कि प्रेजेंट है क्योंकि नेक्ड आई से तो वो दिखते ही नहीं है। अगर हम उन्हें इनहेल कर ले रहे हैं गलती से तो क्या होगा, वो हमारे जो भी अंदर लंग्स वगैरह होते हैं या फिर ब्लड है उसके अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे और हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे। तो ये इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस है तो ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन नैनो मटेरियल पे तो काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, अब तो बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जा चुकी हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो जो ब्रिज वगैरह होते हैं उन्हें बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। आयरन का कोई यूज़ नहीं करता, नॉर्मल एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया जाता, नैनो मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। नैनो इंजेक्शंस भी होते हैं। अब तो इसके अलावा भी जो फेंटो है, इसके अलावा और भी 10⁻⁻15 मीटर जो है उस तक जाके काम करने लग रहे हैं साइंटिस्ट, ताकि पता चले वहाँ पे कि और भी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही था। सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ी होगी और अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। थैंक्स।